लेते हैं इग्नू का जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोड है BPSC 105, जो कि हम ये पॉलिटिकल ऑनर्स का कोड है। ठीक है, तो हम इसको चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका कोड है BPSC 105 कि कौन से मतलब चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हो। तो पूरा बुक का इंट्रोडक्शन होने वाला है सेशन में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम चैप्टर के थोड़े बुक के बारे में कि नाम क्या है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। कि भाई तुलनात्मक सरकार क्या होता है, यानी कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या होता है, और राजनीति का परिचय यानी कि गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स क्या होती है, तो उसके बारे में। तो देखो तुलनात्मक का मतलब होता है तुलना करना। बेसिकली अगर मैं बात बोलूँ तो किसी भी राजनीति व्यवस्था में, किसी भी पार्टी व्यवस्था, किसी देश के बारे में, उसके राजनीति व्यवस्था के स्ट्रक्चर के बारे में हम जब एक दूसरे के बीच तुलना करते हैं तो उसी को हम तुलनात्मक सरकार की व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बहुत बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन का प्रक्रिया और विषय क्षेत्र और उपयोगिता। ठीक है, तो हमारा क्या है, नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी एंड पॉलिटिक्स। कि देखो तुलनात्मक जो राजनीति है वो हमारे समाज में कैसे जोड़ा गया और किस व्यक्ति के द्वारा जोड़ा गया, और हमारे राजनीति में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक सेकेंड, और राजनीति व्यवस्था में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसका विषय क्षेत्र की बात की जाए तो हमारे अध्ययन के लिए ये क्यों ज़रूरी है। तो देखो कंपैरेटिव स्टडीज़ के लिए पॉलिटिक्स और नेचर स्कोप की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ में हम तुलना करते हैं तो दोनों चीज़ों के लिए बेहतर कौन है, दोनों में बेहतरीन कौन है। फॉर एग्जांपल हमारे पड़ोस में हमारे कोई मतलब कलीग्स रहता है, कोई हमारा पड़ोसी का लड़का रहता है, तो हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि देख उनका छोरा के उनके छोरे ने इतना नंबर लेके आया। तो कंपेरेटिव क्यों किया जाता है, ताकि हम सामने वाले और अपने वाले में हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं उस चीज़ को समझने के लिए। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर में ये देखेंगे कि अरस्तु के द्वारा किस तरीके से हमारे देश में, हमारे देश की व्यवस्था, हमारे पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो सबसे पहले 158 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने अध्ययन किया कि भाई कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या होता है। तब जाकर उन्होंने परिभाषित किया कि तुलनात्मक राजनीति का मतलब होता है किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था किसी भी अन्य देश की राजनीतिक व्यवस्था के बीच की गई तुलना को तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरी परिभाषा जो है उनके द्वारा परिभाषित किया गया कि किसी भी देश की जो राजनीति है ना और अन्य देश की राजनीति व्यवस्था से हम आपस में बीच में तुलना करते हैं तो वो हमारा तुलनात्मक कहलाता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं तो 1970 के दौरान भी जो है हमारी चुनौतियां कौन कौन सी थी, तो ये सारी बातें हम इसमें फर्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम यहाँ पे तुलनात्मक की उपयोगिता बताएंगे कि भाई उपयोगिता क्यों है, इनकी इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्यों है, भाई क्यों उसकी इंपॉर्टेंस है। तो भाई कंपैरेटिव गवर्नमेंट की भाई इंपॉर्टेंस इसलिए भाई कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स के कारण ही जो है हम अपने गवर्नमेंट को सही या फिर गलत की परीक्षा कर सकते हैं कि दोनों में बेहतर कौन है किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर की बात की जाए तो सेकंड चैप्टर का नाम है भाई तुलनात्मक विधि और तुलना की कार्यनीतियाँ, यानी कि कंपैरेटिव मेथड और स्ट्रेटजीज ऑफ कंपोजिशन जो है आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है ना कि हम सिंपल लैंग्वेज है कि तुलनात्मक विधि यानी कि मेथड्स क्या है, तुलना करने का मेथड्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि देखो हमारे क्या है ना, हमारे थिंकिंग्स यानी कि हमारे इंट्रोडक्शन और व्हाट इज़ द कंपैरिजन। ठीक है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि सम थॉट्स ऑफ ऑन मेथड, यानी कि हमारे विचारों के रूप में हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, हमारे देश के डेवलपमेंट के साथ कौन कौन सी चीज़ों को हम ध्यान में रखें तब जाके हमारा डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम सेकंड चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर में हम अलग अलग तुलनात्मक विधियों के मेथड्स भी कवर करेंगे कि भाई तुलना करने के मेथड्स क्या है और उनके कारण जो है हमारे केस स्टडी पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद हमारा प्रॉपरली अगर मैं बात बोलूँ तो सेकेंड चैप्टर में आप ये भी पढ़ोगे कि ऐतिहासिक पद्धतियाँ होती है, उसके बाद आपका ध्यान केंद्रीय तुलनाएँ व्यवस्था होती है। तो ये आपके सेकेंड चैप्टर का पूरा सार है कि सेकेंड चैप्टर में हम अलग अलग मेथड्स कवर करेंगे कि तुलना कैसे की जाती है, कैसे किस मेथड से की जाती है। फॉर एग्जांपल कई बार आपने पड़ोसी में देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स करते हैं कि अच्छा वो देखना कैसे वो अपने स्टडी पे करा, तो वो कौन सा मेथड हो गया, स्टडी का मेथड हो गया। फॉर एग्जांपल आप लोग कई बार फंक्शंस में जाते हो तो वो कहते हो कि अच्छा उस लड़की ने ना वो ग्रीन कलर की मतलब सूट पहने थे, प्लाजो पहने थे, लहंगा पड़ा था, पहना ग्राउन पहना था, तो मतलब क्या उसमें क्लॉथ्स के रूप में आप क्लॉथ के मेथड के अकॉर्डिंग क्या है कंपेयर कर रहे हो। तो ये आपका कंपैरेटिव के रूप में है मेथड है। ठीक है, तो हम सेकंड चैप्टर में मेथड पढ़ेंगे। ओके।
अब उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर है संस्थागत दृष्टिकोण, इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेज। अप्रोच का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आपने अचीव कर रखा हो लगभग, जैसे बात कर ली जाए तो संस्थागत दृष्टिकोण का मतलब होता है कि लाइक डेट कि आपने मतलब कोई भी चीज़ है आपके वश के रूप में हो, आपके आसपास इर्द गिर्द हो, तो वो आपके अप्रोचेस कहलाते हैं। अप्रोचेस का मतलब होता है कि विकास के करीब आ जाना, विकास के बारे में सोचना, विकास के प्रति अग्रेसिव रहना, विकास को ध्यान में रखकर अपने आप को आगे बढ़ाना या फिर देश प्रगति के लिए ख्याल करना, तो वो आपके अप्रोचेस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हम अप्रोचेस हमारा थर्ड चैप्टर में हम कवर करेंगे। और उसके बाद अप्रोचेस के अकॉर्डिंग जो है हम बात कर लेंगे। यहाँ पर हम ये कवर करने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन के बारे में भी कवर करेंगे कि भाई आपके यानी कि संस्थागत दृष्टिकोण आलोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में भी देखेंगे कि भाई हमारे दृष्टिकोण में हमारे सामाजिक व्यवस्था पे हमारे क्या अप्रोचेस हैं, समाज को लेके हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर थर्ड में कवर करेंगे। अब चैप्टर नंबर थर्ड में हमारा यही टॉपिक्स कवर होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 है प्रणाली दृष्टिकोण। प्रणाली दृष्टिकोण का मतलब अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सा लैंग्वेज हमारा सिस्टम अप्रोचेज होता है कि मतलब किस तरीके से हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। अब मान लो कि आप लोग देखते हो कि एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में भी आपका सिस्टम कुछ ना सॉफ्टवेयर वर्क करता है, तो भाई वर्क फंक्शंस कैसे कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि भाई हमारे जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम कैसे अप्रोच हमने कर लिया कि भाई हमारा जो बोल सकते हैं कि प्रॉपर अगर बात करो तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट में हमारा साइंटिफिक एडॉप्ट व्यवस्था कैसा रहा है, उनका अप्रोच कैसा रहा है, और उसके साथ साथ हमारे ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल अप्रोचेज कैसे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम अगर बात कर ली जाए तो हिस्टोरिकल अप्रोचेज कांस्टेंट जो है हम इसमें कवर करेंगे कि भाई हमारे हिस्टोरिकल व्यवस्था में हमारे अप्रोचेस किस तरीके से रहा है। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 में ये भी कवर करेंगे कि हमारे इन प्रणालियों के रूप में हमारे जो दृष्टिकोण है यानी कि थ्योरी ऑफ सिस्टम एंड थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यानी कि डिस्कशंस बिटवीन जनरल सिस्टम एंड सिस्टम अप्रोचेस के भी कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 4 में कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सिम्टम्स भी कवर करेंगे कि भाई क्या क्या सिम्टम्स हैं, हमारे लक्षण क्या है। तो देखो भाई अप्रोच की बात करूँ तो आप लोग देखते होंगे किसी भी देश का विकास जो है निर्भर हम कैसे देख सकते हैं भाई, वहाँ पे लोगों के लिए बोल सकते हो कि एजुकेटेड फंक्शन जो है बेहतर हो, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर बेहतर हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर हो, वहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छी की जाती हो। तो ये सारे क्या है, इस अप्रोचेस के माध्यम से हमारा जो है आपका पर्टिकुलर डेवलपमेंट किसी भी एरिया किसी भी क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रॉपरली अगर मैं बात बोलूँ तो इस चैप्टर में आप इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हुए ये आपका पूरा चैप्टर नंबर कवर होगा 4 का। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण यानी कि पॉलिटिक्स आपका बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लैंग्वेज है, तो इस चैप्टर नंबर 5 में आप ये करने वाले हो कि सिंपल सा लैंग्वेज यानी कि पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स अप्रोचेज, यानी कि आप आर्थिक रूप में कितना अचीवमेंट्स कर चुके हो, कितना आपका पॉइंट ऑफ व्यू है अपने देश का, जीडीपी कितना ग्रो अप कर रहा है, इसके चीज़ में आप दिलचस्पी लेके आते हो, इसके बारे में आप थिंक करते हो, विजन लेके आते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोदी जी को देखा होगा 2014 के बाद आने के बाद उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि भारत की जीडीपी में ग्रो अप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कारण उन्होंने क्या किया भाई, अलग अलग देशों के साथ घूमना फिरना महत्वपूर्ण समझा भाई, लोगों के साथ जो है अलग अलग देशों के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने अपना गठबंधन किया और मिलकर उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए तो मिलकर उन्होंने अपनी बातों को सही तर्क संगत जो है अपने देश के बारे में बताया कि हमारा देश भी है एक बोल सकते हो डेवलपमेंट के लिए ग्रो अप कर सकता है या फिर ग्रोइंग देश है, तो उसको भी एक बोल सकते हो कि सार मिलना चाहिए, एक सहारा मिलना चाहिए ताकि वो भी अपना डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से कर सके। तो ये हमारा पर्टिकुलर जो है चैप्टर नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ कि भाई हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को भी हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सके, कैसे हम जीडीपी में ग्रो अप कर सके ताकि हमारा जो है देश जो है वैश्वीकरण की दुनिया में यानी कि ग्लोबलाइजेशन के दुनिया में है सबसे बेहतर तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 अब कवर होता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अपना 6 चैप्टर के बारे में। तो 6 चैप्टर का नाम जरा ध्यान से सुनिएगा, पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र के विचार।
तो इसमें क्या है ना कि आप बोल सकते हो कि कैपिटलिज्म एंड द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो अब इसमें क्या है कि पर्टिकुलर ये देखने को मिला कि पूंजीवाद के रूप में हम, जैसे अमेरिका है, पूंजीवाद को अपना रखा था। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं हमारा 6 चैप्टर, जैसे कि मैंने बता दिया कि ये पूंजीवाद के ऊपर है, तो जैसे लाइडेट की, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैपिटलिज्म जो है तो एक ऐसे डेमोक्रेसी देश में ये अपना अस्तित्व आगे लेके बढ़ रहा है। हमारा भी देश लोकतंत्र है, यानी कि डेमोक्रेसी वाला देश है, लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो पूंजीवाद हमारे देश में भी है, बिल्कुल ही है। हमारे देश में भी पूंजीवाद का अस्तित्व है। पूंजीवाद का मतलब क्या होता है कि पूर्ण रूप से आपका जितना भी व्यवसाय है वो एक निजी हाथ में जा चुका है। ठीक है, तो इसमें ये भी पढ़ेंगे कि मार्क्स के विचारधारक जो है यहाँ पे किस तरीके से पूंजीवाद का विरोध कर रहे थे। जो उदारवादी लोग थे वो किस तरीके से लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हुए पूंजीवाद का विरोध कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि पूंजीवाद के कारण जो है डेवलपमेंट किस तरीके से विकसित होता है। किसी भी देश के विकास का जो मुख्य कारण है वो आपका पूंजीवाद ही है। ये सारी चीज़ें आप चैप्टर नंबर 6 में कवर करेंगे। ठीक है, अब उसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 7 है समाजवाद और समाजवादी राज्य की कार्य प्रणाली। देखो, यानी कि सोशलिज्म एंड द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट। तो देखो, इसमें हम ये देखेंगे कि समाजवाद का मतलब होता है कि समाज के लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुए जब हम अपना विकास करें, वो हमारा समाजवाद कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि लोगों को बेहतर तरीके से रोजगार देना, बेहतर तरीके से उनके बारे में सोचना। ठीक है, तो ये क्या है, समाजवाद पूंजीवाद की समीक्षा। ठीक है, तो समाजवाद जो है, सोशलिज्म जो है वहाँ पे क्रिटिसाइज जो है आपका कैपिटलिज्म के रूप में देखा जाता है। तो अब देखो, इसमें क्या होता है ना, बेसिकली समाज के प्रासंगिक व्यवस्था के रूप में यहाँ पे मार्क्सवाद की व्यवस्था देखेंगे कि कार्ल मार्क्स के द्वारा किस तरीके से समाजवाद को आगे बढ़ाया गया। समाजवाद के रूप में जो है कार्ल मार्क्स ने क्या अपने तर्क वितर्क रखा। ठीक है, और समाजवाद को समाज ने किस तरीके से अपनाया, ये सारी बातें चैप्टर नंबर 7 में कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्यूबा मिसाइल के बारे में, क्यूबा गणराज्य व्यवस्था के बारे में भी आप यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 7 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 की बात करूँ तो उपनिवेशों की स्वतंत्रता और विकासशील विश्व की राज्य, यानी कि उपनिवेशों की स्वतंत्रता की बात की जाए तो विकासशील गणराज्य की बात की जाए तो देखो, विकासशील गणराज्य वह गणराज्य थे जो आपके पूर्ण रूप से यहाँ पे डिकोलोनाइजेशन ऑन द स्टेट ऑफ इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। अब देखो, ये आपका वो देश था जो पूर्ण रूप से डेवलपिंग वर्ल्ड का निर्माण कर रहा था। ठीक है, अब उपनिवेशवाद जो है आपका पर्टिकुलर ये देखा गया कि उपनिवेशवाद का मतलब यह है कि प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि हमारे देश में भी अंग्रेज व्यवस्था सभ्यता आई तो उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। ठीक है, उन्होंने अपना शासन किया तो उस शासन के माध्यम से जो है हमारे ऊपर लूटा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया भाई, उनका विरोध करते हुए अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लगे। जैसे लैटिन अमेरिका हो गया भाई, हमारा ऊपर द्वितीय विश्व व्यवस्था, दक्षिण अफ्रीका में भी शोषण हुए थे, तो भाई उन्होंने अपने अधिकारों के लिए मांग करना शुरू कर दिया। तो भाई वहाँ की कंपनियां जो है अब हटकर आगे बढ़ने गई, मतलब आगे हट गई। तो हमारे देश में भी आपका उपनिवेशवाद का अंत देखने को मिला था। तो जब अलग अलग कंपनियां या फिर वैश्वीकरण की कंपनियां जो है हमारे देश में आकर रहती हैं और वो हमारे ऊपर हम उनका विरोध करके उन्हें हटा देते हैं, तो उसे उपनिवेशवाद शासन व्यवस्था का स्वरूप देखते हैं। उसे उस दिन से उपनिवेशवाद व्यवस्था के रूप में देखे जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 था, जो कि अब कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 9 है यूनाइटेड किंगडम के संसदीय सर्वोच्चता और कानून की भूमिका, जिसे हम पार्लियामेंट ऑफ सुप्रीमेंट एंड रूल ऑफ लॉ इन यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो लॉ है किस तरीके से वो अपना संसदीय व्यवस्था का स्वरूप अपनाता है, पार्लियामेंट में उसकी भूमिका क्या है, सुप्रीमेंसी जो है वो किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, सर्वोच्चता का तात्पर्य क्या है, तो ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो इसमें अलग अलग सिद्धांत भी है पार्लियामेंट का, और वो वर्क कैसे करता है, यूके के संसद का मॉडल कैसा है, ये चैप्टर नंबर 9 में कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 के आपने देखा होगा कि हमारा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से जो है
जो स्वरूप देखने को मिलता है कि हमारा काफ़ी संविधान जो है अलग अलग देशों से लिया गया है। ब्रिटिश से भी हमारा कार्यपालिका, संसद के कार्यपालिका और विधायिका का स्वरूप लिया गया है। ठीक है। सामान्य कानून व्यवस्था की बात की तो मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिया गया। तो मतलब हमारे देश का संविधान निर्माण करने के लिए सभी देशों के संविधान का कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स लिए गए हैं, तब जाके हमारे देश की व्यवस्था का, संविधान का नींव रखा गया। कानून शासन के बारे में भी पढ़ेंगे कि कानून में शासन किस तरीके से, मतलब शासन में कानून का क्या भूमिका रहा है। ठीक है। वो किस तरीके से रोल ऑफ के रूप में अपना वर्क करता है या फिर रोल प्ले करता है, तो ये चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 10 है आपका ब्राज़ील में निर्भरता का विकास, यानी कि डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में देखो, निर्भरता का सिद्धांत का मतलब होता है कि निर्भर का मतलब होता है कि किसी पे डिपेंड होना। अब डेवलपमेंट, अब देखो भाई, निर्भरता और विकास की बात की जाए तो भाई मान लो कि आप लोग देखते हो कि आप लोग भी अपने माता पिता पे अभी निर्भर हो, तो धीरे धीरे आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग गई या फिर कहीं सैलरी कमाने लगे, तो धीरे धीरे क्या है, आप लोगों की निर्भरता में विकास आ जाएगा, डेवलपमेंट में विकास आ जाएगा। तो ये आप पूरा ब्राज़ील के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि ब्राज़ील में क्या है। अब इसमें पहली बात तो है कि विकास के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट यानी कि पूर्ण रूप से सभी प्रकारों से विकसित होने की प्रक्रिया को डेवलपमेंट कहते हैं, चाहे भौतिक, आंगिक और यानी कि सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। चाहे ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, चाहे आपके एपिक्स, चाहे पॉलिटिक्स, चाहे आपके बोल सकते हो हेल्थ सेक्टर, चाहे आपके टूरिज्म सेक्टर, सभी प्रकार की व्यवस्था को हम डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं। ठीक है। तो ब्राज़ील में किस तरीके से पहले निर्भर थे, निर्भरता के बारे में भी समझेंगे कि निर्भरता का जो स्वरूप है, द आइडिया ऑफ डिपेंडेंसी जो है वो क्या है, कि भाई हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग अपने माता पिता पे डिपेंड हो, तो ये आप क्या है, पूरा ब्राज़ील के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ब्राज़ील के लोग थे किस तरीके से दूसरे पे डिपेंड थे और किस तरीके से वो अपना धीरे धीरे जाके विकास करके अपने देश का जो है विकास और बोल सकते कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के रूप में आगे बढ़े। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 था। अब चैप्टर नंबर 11 की बात कर लीजिए। तो चैप्टर नंबर 11 है आपका, बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 11 के बारे में। तो संघवाद के तुलनात्मक दृष्टिकोण ब्राज़ील और नाइजीरिया। अब देखो, यानी कि कंपैरेटिव पर कैप्सिट्यूट्स ऑन दी फिडेमियल्स ब्राज़ील एंड नाइजीरिया। अब इसमें क्या है कि भाई हम नाइजीरिया और ब्राज़ील के बारे में दोनों के, उन्होंने कैसे संघवाद की व्यवस्था को आगे बढ़ाया, तो उन आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में उनका क्या पावर रहा है, उन दोनों के बीच संघवाद की भूमिका क्या रही है, यानी कि फेडरलिज्म जो है वो कैसे फेडरलिज्म धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंटेड रूप में, फीचर्स के रूप में आगे बढ़ता है। तो इनके सारे फीचर्स हम पढ़ेंगे कि भाई नाइजीरिया संघवाद को लेकर क्या अपना विचार रखता था, ब्राज़ील अपना विचार कैसा रखा, उसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की व्यवस्था कैसी थी। तो ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 11 में कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 11 में हम ये भी कवर करेंगे कि ब्राज़ील और नाइजीरिया का जो सोच व्यवस्था था, किस तरीके से संघवाद को एक ही तर्क वितर्क पे रहा है, यानी कि उनकी जो थिंकिंग थी ना दोनों की, वो बोल सकते हैं फेडरलिज्म को बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी माना जाता है, इसलिए यहाँ पर दोनों का तर्क वितर्क एक जगह पे ही रखा गया है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 था जो कि अब कंप्लीट होता है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 12 आ जाता है। चैप्टर नंबर 12 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 12 है हमारा चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना। ठीक है। तो चीन में अगर मैं बात करूँ तो चीन में भाई कम्युनिस्ट पार्टी का विस्तार कैसे हुआ, ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ोगे। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि चैप्टर नंबर 12 में चीन की राजनीतिक व्यवस्था का जो ज्ञान है वो कैसे, यानी कि बोल सकते हो अंडरस्टैंडिंग दी चाइनीज़ पॉलिटिक्स सिस्टम की, कैसे हम उसे समझ सकते हैं, उनका राजनीतिक व्यवस्था का जो ज्ञान है कैसे वो चालू होता है, या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सीपीसी का जन्म हुआ था, यानी कि आपके कम्युनिस्ट पार्टी की जो जन्म हुई थी, तो वो कैसे यहाँ पर आगे बढ़ते आई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड द बर्थ ऑफ सीपीसी जो है यहाँ पर कैसे आगे बढ़ती हुई नज़र आई, और कम्युनिस्ट पार्टी कैसे वर्क कर रही थी चीन में मार्गदर्शन के रूप में और बोल सकते हो स्थानीय व्यवस्था के रूप में। ये सारी व्यवस्था के
गाइडेंस के रूप में कैसे वो वर्क करी थी, ये सारी चीज़ें आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का संगठनात्मक संरचना कैसा था भाई, पार्टी, कांग्रेस, केंद्रीय समिति, राजनीतिक ब्यूरो, ये सारी चीज़ें आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 12 में हम ये भी पढ़ेंगे कि इन अलग अलग पार्टियों का जो है पॉलिट ब्यूरो जो है आपका कैसे आगे बढ़ता है और कैसे वर्क करता है, सेंट्रल ब्यूरो कैसे वर्क करता है, सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी व्यवस्था कैसे थी भाई। अलग अलग पार्टियों का स्वरूप, जैसे हमारे हमारे देश में क्या है, आपका बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, ठीक है, ममता बनर्जी की पार्टी हो गई, या फिर बोल सकते हो जितने भी अलग अलग मुख्य पार्टियां हैं, उन पार्टियों का जो है स्वरूप कैसे काम करता है। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, मुद्दे और चुनौतियां, यानी कि उनके लिए क्या मेथड्स है, किस तरीके से भाई वहाँ पे इश्यूज और चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें आप चैप्टर नंबर 12 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 भी आपका कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 12 के साथ साथ जो ये आपका कोड है BPSC 105, जो कि सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल ऑनर्स का कोड है, जो कि ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन विद चैप्टर वाइज हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है।